हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार माँ शारदे एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आप सभी से चर्चाएं कर रहे थे मित्रों से, हिंदी साहित्य पे मैं आप सभी से बात कर रहा था। तो हिंदी साहित्य पे मैं आप सभी मित्रों से मैं बात करूंगा छायावादी युग पे, कि छायावादी युग किसे कहते हैं, उसके अन्य नाम क्या हैं। इन सब पे जो बेसिक चीजें थी मेरे भाई, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते थे, उन सब पे मैंने चर्चा कर ली थी। आज मैं बात करूंगा छायावादी काल के प्रमुख कवियों की। मैं बात करूंगा कि छायावादी काल के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाओं पर मैं चर्चा करूंगा। यदि मैं बात करता हूं तो जयशंकर प्रसाद जी, जो छायावादी काल की मैं बात करता, सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई, जिसे जयशंकर प्रसाद जी को स्तंभ कहा जाता छायावादी काल का, उसकी उनकी मैंने चर्चा कर ली है। और मैंने सुमित्रा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मैंने बात कर ली है। इसके बाद उसके आगे और भी जो कवि हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो प्यारे साथियों, मैं बात करूंगा छायावादी काल के प्रमुख कवि कौन है मेरे भाई। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो उनकी मैं बात करता हूं मेरे भाई। तो छायावादी काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उन पर मैं चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मैं बात करूंगा। इन पे मैं बात कर चुका हूं। आज मैं सबसे पहले मैं बात करूं यदि, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सुमित्रा नंदन पंत जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मैंने बात कर ली है और जयशंकर प्रसाद जी पे मैंने चर्चा कर ली है। मैं बात करूंगा सुमित्रा नंदन पंत जी की, मैं बात कर लेता हूं। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत जी की मैं बात करता हूं। सुमित्रा नंदन पंत जी की मैं बात करता हूं, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो यदि मैं इनके जन्म की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु की यदि मैं बात करूं मेरे भाई, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1977 ईस्वी में हुई थी। ठीक है मेरे भाई। जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो यूपी में ही हुआ था। और यदि मैं इनके मृत्यु की बात करता, तो यहाँ मृत्यु भी इनकी यूपी में हुई थी। कहाँ हुई थी? प्रयागराज में हुई थी। कहाँ हुई थी मेरे भाई? प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी। इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यदि यूपी के इसकी में बात करता, तो कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ? कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है मेरे भाई। आगे मैं बात करता हूं सुमित्रा नंदन पंत जी की मैं बात कर लेता। तो इन्हें क्या कहा जाता है मेरे भाई? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है मेरे भाई। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो इन्हें छायावादी काल का विष्णु भी कहा जाता है। इन्हें छायावादी काल का विष्णु भी कहा जाता है। विष्णु भी कहा जाता है क्योंकि छायावादी काल के ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों पे मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले छायावादी काल के ब्रह्मा विष्णु महेश, छायावादी काल के ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं बात करूं, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की मैं बात करूं, और महेश की मैं बात करूं मेरे भाई, तो भैया मैं बात करता महेश की मैं बात कर लेता, तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है मेरे भाई। और यदि मैं विष्णु जी की मैं बात करूं, तो विष्णु कौन है मेरे भाई? तो पंत जी हैं।
और इनकी मैं बात करूं तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इन सब पर मैं चर्चा कर चुका हूं मेरे भाई, इन सब की मैंने चर्चा कर ली है। लेकिन इन्हें छायावादी का ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहा जाता मेरे भाई? तो ये तीनों छायावादी काल के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं मेरे भाई। आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो इनकी जो प्रथम कविता है, इनकी जो प्रथम कविता है उसकी मैं बात करता हूं मेरे भाई। इनकी प्रथम कविता कौन सी है, ये प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है। प्रथम कविता की मैं बात करता मेरी भाई, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्रथम कविता इनकी कौन सी थी मेरे भाई? तो गिरजे का घंटा इनकी प्रथम कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा, गिरजे का घंटा इनकी प्रथम रचना कविता है। आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, इनकी जो रचनाएं थी, इनकी यदि मैं रचनाओं की मैं बात करता मेरे भाई, इनकी रचनाओं की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा, इनकी रचनाओं पर मैं यहाँ पर प्रकाश डालूंगा। तो इनकी जो रचनाएं हैं मेरे भाई वो 4 भागों में विभाजित हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो कितनी भागों में विभाजित हैं? 4 भागों में। यदि मैं इनकी रचना की मैं बात करता तो इनकी जो रचनाएं हैं वो 4 भागों में विभाजित हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं? तो मेरे भाई पहली तो छायावादी रचना में देख लेता। छायावादी रचनाएं कौन कौन सी है मेरे भाई? नंबर 1 की मैं बात करता तो छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं मेरे भाई? छायावादी एक गुंजन आ जाती है। पहली रचना छायावादी की कौन है? गुंजन है। गुंजन के बाद है कौन सी एक रचना इनकी आ जाती है? पल्लव आ जाती है। पल्लव के बाद एक रचना इनकी आ जाती है वीणा आ जाती है। वीणा के बाद एक रचना इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, कौन सी है? उच्छ्वास इनकी रचना है मेरे भाई। कौन सी रचना है? उच्छ्वास है। कौन सी रचना है? यदि मैं बात करता छायावादी काल की रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, तो गुंजन है, पल्लव है, वीणा है, उच्छ्वास है। ये किसकी रचनाएं है मेरे भाई? छायावादी काल की रचनाएं हैं। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं को 4 भागों में बांटा गया। पहले भाग की मैंने बात कर ली छायावादी, और उसके बाद मैं बात करता हूं प्रगतिवादी। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? किसकी? प्रगतिवादी। प्रगतिवादी रचनाएं। प्रगतिवादी रचनाओं की यदि मैं बात करता मेरे भाई, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी रचना है? ये युगांत रचना है। युगांत आ जाती है। युगांत के बाद मैं चर्चा करता मेरे भाई, तो कौन सी एक रचना आ जाती है? युग वीणा। युग वीणा के बाद एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कौन सी रचना है मेरे भाई? एक रचना इनकी आ जाती है ग्राम्य आ जाती है। कौन सी आ जाती है? ग्राम्य आ जाती है। इसके बाद मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता, तीसरे प्रकार की मैं बात कर लेता, तो कौन सा है मेरे भाई? तो नवतावादी रचना है। कौन सी? नवतावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं उनकी मैं बात करता मेरे भाई। तो तीसरे प्रकार की यदि मैं बात कर लेता तो नवतावादी रचनाओं की मैं बात करता हूं प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आप सभी साथियों को कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो इनकी मैं रचनाओं की मैं बात कर लेता तो सबसे पहले कौन सी रचना है मेरे भाई? तो सबसे पहले रचना है उत्तरा है। उसके बाद कौन सी रचना है? दूसरी रचना कौन सी है? कला। अगली रचना की मैं बात करता मेरे भाई, तो अगली रचना इनकी कला और बूढ़ा है। कौन रचना है? कला और बूढ़ा। एक रचना इनकी पूछी जाती है कला और बूढ़ा, और बूढ़ा। इसके बाद में अगली रचना की मैं बात करता मेरे भाई, अगली रचना की मैं बात कर लेता तो एक रचना है इनकी चिदंबरा। कौन सी? चिदंबरा इनकी रचना है। कौन सी रचना मेरे भाई? चिदंबरा है। चिदंबरा के बाद कौन सी रचना है मेरे भाई? लोकायतन रचना है इनकी। लोकायतन के बाद यदि मैं बात करता मेरे भाई, तो इनकी एक रचना है बूढ़ा चांद है। मेरे भाई यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये इनकी उत्तरा के बाद पूरी रचना है कला और बूढ़ा चांद, ये पूरी रचना है। कौन सी मेरे भाई? तो कला और बूढ़ा चांद इनकी रचना है। चिदंबरा है और लोकायतन है। लोकायतन के बाद एक रचना इनकी और है रजत,
रजत शिखर इनकी रचना है मेरे भाई। कौन सी रचना है मेरे भाई? रजत शिखर इनकी रचना है। तो ये तो तीसरे प्रकार की रचनाओं की मैंने बात की। तो पहली रचना है छायावादी, दूसरी प्रकृतिवादी, तीसरी नवतावादी रचनाओं की मैंने बात करी है। और उसके बाद मैं बात करूंगा अरविंद दर्शन प्रभाव की मैं बात करूंगा, जो 4th नंबर का है। तो कौन सा है नंबर भाई? 4th है अरविंद दर्शन प्रभाव। अरविंद दर्शन की रचनाओं की यदि मैं बात करता मेरे भाई, तो अरविंद दर्शन की रचनाओं की मैं बात कर लेता तो इनकी रचना कौन सी आ जाती? स्वर्ण किरण आ जाती। पहली रचना इनकी कौन सी है? स्वर्ण किरण रचना है। उसके बाद में अगली रचना की मैं बात करता मेरे भाई, तो स्वर्ण धूलि रचना है। कौन सी है मेरे भाई? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि रचना है। और उसके बाद एक रचना इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, युगपथ रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? युगपथ। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हर एक बिंदु पे चर्चा करेंगे मेरे भाई। एक बार फिर से इनकी रचनाओं पर मैं चर्चा कर लेता। यदि ऐसे रचनाएं पूछ ली जाती हैं डायरेक्टली हमसे, सारी रचनाएं दी जाती है, हालांकि इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इनकी छायावादी काल की कौन सी रचना है, प्रगतिवादी काल की कौन सी, नवतावादी रचना है कौन सी, अरविंद दर्शन की रचना है। इतना डीप नहीं जाएगा, आपसे डायरेक्टली जैसे पूछ लेता है कि गुंजन किसकी रचना है मेरे भाई। तो गुंजन जब आपने पढ़ा होगा मेरे भाई तो आप बता देंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ऐसे पूछ लेगा युगांत किसकी रचना है, युग विगड़ा किसकी रचना है मेरे भाई, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है मेरे भाई। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप सभी प्यारे साथियों को। तो आगे मैं बात करता हूँ आप सभी से कि हमारी परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आप सभी से मैं बात करूंगा प्यारे भाइयों, महादेवी वर्मा की मैं बात करता हूँ। तो इन्हें मैं बात करता मेरे भाई, तो आधुनिक काल की मीरा के नाम से ये जानी जाती हैं। कौन? महादेवी वर्मा। उनकी मैं बात करता हूँ प्यारे भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। मैंने बात कर ली है मेरे भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे, छायावादी काल के जो ब्रह्मा विष्णु और महेश थे, उनकी रचनाओं पे चर्चा कर ली है। जहां जहां से प्रश्न बनने की संभावना थी मेरे भाई, हर एक प्रकार से मैंने बात कर ली है आप सभी से। यदि आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे मेरे भाई, तो मैं दावे के साथ कहता हूं इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अब मैं बात कर लेता हूं महादेवी वर्मा की मैं बात करता हूं। किसकी मैं बात करूंगा मैं मेरे भाई? तो महादेवी वर्मा जी की मैं बात कर लेता हूं। महादेवी वर्मा की मैं बात करता हूं मेरे भाई। जब मैं महादेवी वर्मा जी की मैं बात करता हूं तो इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मैं बात कर लेता। तो सबसे पहले इनके जन्म की मैं बात कर लेता। तो इनका जन्म जो हुआ था मेरे भाई 1907 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी मेरे भाई, इनकी मृत्यु हुई थी 1987। इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में हुई थी मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। किस जिले में? फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी के फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। कभी कभी से फर्रुखाबाद भी कहा जाता है। इनका मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये भी यूपी के शहर इलाहाबाद में हुई थी, जिसे प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो इन्हें आधुनिक काल की मीरा के नाम से जाना जाता है। यदि मैं इनके बात करता मेरे भाई, तो इन्हें आधुनिक काल की मीरा के नाम से जाना जाता है। किसे? तो आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो इन्हें आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे भाई कि आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है।
इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ मेरे भाई, तो इन्हीं हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा बात कर रहे था महादेवी वर्मा की, जिन्हें आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। अब इनकी मैं रचनाओं पर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, अब इनकी मैं रचनाओं की मैं बात करता हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक हैं। जो इनकी रचनाएं हैं मेरे भाई, तो ये इन्होंने रचनाएं अपनी दो भाषा में लिखी हैं। एक तो खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं लिखी, किस बोली में? खड़ी बोली में रचनाएं लिखी हैं। उसके बाद में बात करता मेरे भाई, तो इन्होंने किस बोली में? ब्रज भाषा में भी लिखी है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी है। आगे मैं बात करता मेरे भाई, तो खड़ी बोली की कौन कौन सी रचनाएं हैं और ब्रज भाषा की कौन कौन सी रचनाएं हैं, इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इनकी रचनाओं पर ही सीधा मैं चर्चा करता हूँ, प्रकाश डालता हूँ। तो इनकी एक रचना कौन सी है मेरे भाई? निहार इनकी रचना है। निहार के बाद इनकी एक रचना नीरजा है। कौन सी रचना है मेरे भाई? नीरजा है। नीरजा के बाद इनकी एक रचना है इनकी एक रचना कौन सी है? रश्मि है। रश्मि के बाद कौन सी रचना है मेरे भाई? तो इनकी एक रचना है सांध्य गीत है। कौन सी रचना है मेरे भाई? सांध्य गीत इनकी रचना है। सांध्य गीत के बाद मैं बात करता हूँ मेरे भाई, तो इनकी एक रचना है दीप शिखा। कौन सी रचना मेरे भाई? तो दीप शिखा इनकी रचना है। दीप शिखा के बाद मैं बात करता मेरे भाई, इनकी एक रचना कौन सी है? सप्त। कौन सी रचना है मेरे भाई? सप्तपर्णा इनकी रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? सप्तपर्णा है। सप्तपर्णा के बाद एक इनकी रचना आ जाती है महादेवी 25। महादेवी 25 इनकी रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? महादेवी 25 रचना है। और इसके बाद एक इनकी रचना कौन सी है? गिल्लू है। गिल्लू के बाद यदि मैं बात करता एक रचना इनकी कौन सी मेरे भाई? यामा है। कौन सी रचना है? यामा है। इन्हीं पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यदि मैं बात करता हूँ यामा, ये जो रचना है, इन्हीं पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पुरस्कार मिला था मेरे भाई। किसमें मिला था मेरे भाई? तो महादेवी वर्मा जी की मैं बात करता हूँ। उनकी किस रचना पर ये प्रश्न आपसे बन सकता है मेरे भाई, कि महादेवी वर्मा की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मेरे भाई? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से यामा इनकी एक रचना है, उसमें इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और मैं बात करता इनकी रचनाओं की, तो निहार इनकी रचना है, नीरजा है, रसीम है, शांत गीत किसकी रचना है मेरे भाई? दीप शिखा है, सप्तपर्णा है, महादेवी 25 और गिल्लू, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मेरे भाई। स्टार लगा लेना, याद कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। आगे की मैं बात करता हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है। आगे मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, महादेवी वर्मा के बाद मैं बात कर लेता हूं सुभद्रा कुमारी चौहान की मैं बात कर लेता हूं। किसकी मैं बात करता? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मैं बात कर लेता हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान की मैं बात करता मेरे भाई, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मैं बात करता हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिनकी मैं रचनाओं पर ही प्रकाश डालूंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो सबसे पहले यदि मैं बात कर लेता इनके जन्म और मृत्यु की, मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है मेरे भाई, इनकी रचनाओं से ही प्रश्न बनता है। तो इनकी एक रचना जो है, इनकी एक रचना कौन सी है? तो इनकी एक रचना मुकुल है। और मुकुल के बाद मैं बात करता तो इनकी एक रचना है त्रिधारा रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो इनकी एक रचना त्रिधारा है और एक रचना कौन सी है? मुकुल है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इनकी कविता की, मैं बात कर लेता मेरे भाई। तो इनकी एक कविता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आज इनकी कविता की मैं बात करता प्यारे साथियों, तो इनकी रचना है जलियांवाला बाग। कौन सी है? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, ये देखो यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। और एक रचना है इनकी झांसी की, मतलब कविता दूसरी है झांसी की रानी। झांसी की रानी मेरे भाई।
और उसके बाद एक इनकी कविता है स्वदेश के प्रति, स्वदेश के प्रति। हाँ, ये इनकी जो कविताएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जलियांवाला बाग, ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये रचना इनकी। यदि मैं कविता की मैं बात करता हूँ, बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि जलियांवाला बाग ये किसकी कविता है मेरे भाई। तो ये किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। झांसी की रानी किसकी कविता है मेरे भाई? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ही कविता है। आगे मैं बात करता हूँ स्वदेश के प्रति जो था स्नेह की, यदि मैं बात करता तो ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। आगे मैं बात करूंगा आप सभी से मेरे भाई, आगे मैं बात करूंगा छायावादी काल के जो प्रमुख कवि और बचे हैं उन पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। हर एक जो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मेरे भाई, हर एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा। किसी भी कवि पर ऐसा कुछ नहीं है मैं मेरे भाई मैं बात करता हूँ, हर एक पॉइंट पे मैं बात कर लेता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई माखन लाल चतुर्वेदी की, यदि मैं बात करता किसकी मैं बात करता मेरे भाई, आगे मैं बात करूंगा माखन लाल चतुर्वेदी की मैं बात कर लेता। किसकी मैं बात करूंगा मेरे भाई? माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो माखन लाल चतुर्वेदी की मैं बात करता मेरे भाई। तो माखन लाल चतुर्वेदी की जब मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था मेरे भाई, इनकी जन्म की मैं बात कर लेता तो 1889 ईस्वी में हुआ था। और यदि इनके मृत्यु की मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। ठीक है मेरे भाई। और इसके बाद मैं बात करता मेरे भाई इनकी रचनाओं पर ही सीधा मैं प्रकाश डालता हूं, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। और मैं बात करूं मेरे भाई तो इनके जन्म और मृत्यु से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं बनेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। जन्म और मृत्यु से किस किस के प्रश्न बनेगा? तो महादेवी वर्मा की बन सकता था। ठीक है मेरे भाई, जयशंकर प्रसाद जी से बन सकता है। और मैं बात करता हूँ, हालांकि नहीं बनेगा, 99% नहीं बनेगा, 1% में पूछ लेता है, क्योंकि भाई ये यूपी है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। कि संभव को असंभव कर देना, वो कौन सा प्रदेश है मेरे भाई? तो वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश है। ठीक है मेरे भाई। अब इनकी रचनाओं पर मैं प्रकाश डालता मेरे भाई, तो इनकी एक रचना है हिम तरंगिणी किसकी रचना है? बहुत ज्यादा पूछी जाती मेरे भाई। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ अगली रचना की मैं बात करता हूँ, तो माता समर्पण एक इनकी रचना है। कौन सी है? माता समर्पण एक इनकी रचना है। उसके बाद मैं अगली रचना की मैं बात करता मेरे भाई, एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी। कौन सी है? हेमकीर्तनी इनकी एक रचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। इनकी कविताओं से भी प्रश्न बनने की संभावना है मेरे भाई, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मैं बात करता हूँ इनकी कविता कौन सी है? कैदी और कोकिला है। कौन सी है मेरे भाई? कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला के बाद मैं बात करता तो एक मेरी भाई इनकी एक कविता है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा जो रचना है मेरे भाई, अभिलाषा पुष्प की अभिलाषा, ये कौन सी मेरे भाई? पुष्प की अभिलाषा जो है ये किसकी कविता है मेरे भाई? तो ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी की है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, यदि मैं बात करता तो इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें किस नाम से जाना जाता था मेरे भाई? तो इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता था। इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता था। राष्ट्र कवि के नाम से जाना
जाता था मेरे भाई, जाता था। इसके बाद मैं बात करता हूं मेरे भाई, इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे भाई, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई, अगले कवि पर मैं चर्चा कर लेता हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक है मेरे भाई। आगे मैं बात करूंगा आप सभी से, तो आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई, सियाराम गुप्त जी की मैं बात कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ माखनलाल चतुर्वेदी की जो भी रचनाएं हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक हैं, वो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं बात करता हूँ सियाराम गुप्त जी की मैं बात कर लेता हूँ मेरे भाई। किसकी मैं बात करता हूँ? तो सियाराम गुप्त जी की मैं बात करता। सियाराम गुप्त जी की मैं बात कर लेता। यदि मैं इनकी मैं बात करता मेरे भाई, तो ये कौन थे? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता, तो ये किसके, ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, यानी छोटे भाई थे। ये किसके भाई थे? तो ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे क्या, या अनुज भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो इनसे प्रश्न क्या हमारी परीक्षा में बनता है? तो मेरे भाई तो हम वहीं पे बात करेंगे। तो इनकी रचनाओं से प्रश्न बनता है मेरे भाई, तो सीधा मैं उसी पे चलता हूँ। इनकी रचना कौन सी है मेरे भाई? इनकी रचनाओं की यदि मैं बात करता हूँ, तो इनकी पहली रचना कौन सी है? उन्मुक्त इनकी रचना है। कौन सी रचना मेरे भाई? उन्मुक्त इनकी एक रचना है। उसके बाद अगली रचना की मैं बात करता हूँ, तो दुर्वा नल इनकी एक रचना है। कौन सी है? दुर्वा नल इनकी एक रचना है। इसके बाद मैं बात कर लेता मेरे भाई उन्मुक्त और दुर्वा नल। उसके बाद मैं बात करता हूँ मेरे भाई, इनकी एक रचना आ जाती है अनाथ। और उसके बाद कौन सी है? मौर्य विजय इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? मौर्य विजय रचना है। मौर्य विजय के बाद मैं बात करता मेरे भाई, मौर्य विजय की बात करता हूँ, तो एक रचना इनकी कौन सी है? बापू रचना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इनकी कविता की मैं बात कर लेता, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है, प्रश्न बन सकता मेरे भाई। तो इनकी एक कविता है जो है इनकी प्रथम कविता भी कह सकते हैं, ये इंदु है, कब प्रकाशित हुई थी? तो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये कौन सी है? इनकी फर्स्ट कविता है। कैसी कविता है? फर्स्ट कविता है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की मेरे साथियों आप सभी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और यदि मैं बात करता हूँ हिंदी साहित्य पे, तो हिंदी साहित्य पे लगभग 2 क्लासें और होंगी, हिंदी साहित्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं व्याकरण पे चर्चा करूंगा, क्योंकि साथियों बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने, यदि मैं बात करता तो आपने शायद संधि की क्लास चल रही थी मेरी, उसमें दीर्घ संधि, हाँ मैंने जो है विसर्ग संधि नहीं पढ़ाया है, मैंने व्यंजन संधि तक चर्चा कर ली, उसके बाद मैंने कोई क्लास नहीं ली है। तो मेरे भाई थोड़ी सी दिक्कतें हैं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लास और भी लेनी पड़ती हैं। 2 क्लास जो ऐप पे चलती हैं मेरे भाई, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे वहाँ क्लास रहती हैं। और उसके बाद एक स्पेशल मैथ का कोर्स है जो अभी स्पेलिंग है, वो आपके ऐप पे क्लास चलता है। 3 घंटे की क्लास चलती है डे बाय डे, 1.5 घंटे की मॉर्निंग और 1.5 घंटे की शाम में, यानी कि इवनिंग में क्लास चलती है। ओनली मैथ की क्लास चलती है मेरे भाई। यदि मैं बात करूँ तो मेरी जो है सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मैथ है, जिसमें मेरी अच्छी पकड़ भी है, और मैं उसमें गारंटी के साथ कहता मेरे भाई एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं साथियों आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए इसी तरीके से। जय हिंद मेरे साथियों।